गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका KVS आरो डेली लाइफ में। मैं अजय सिंह। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके पहले थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलेंगे। सो जैसे ही नाम आता है रेजिस्टेंस का, तो क्या फील करते हो? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, विरोध। एक तरह से किसका विरोध कर रहा है? टू फ्लो ऑफ द करंट। मीन्स रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट। ये करंट के फ्लो करने में रुकावट डालता है, बाधा डालता है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस रेजिस्टेंस R हैज यूनिट ओम, या एक सिंबल टाइप का भी बना लेते हैं और ओम से डिनोट करते हैं। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to area of cross section. Directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section. अब जरा सा देखो, रेजिस्टेंस यदि कम रखना है तो एरिया यदि ज्यादा रखोगे तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस से आपने हीटिंग इफेक्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आपने कि तो हीट कम प्रोड्यूस हो, कोई घर में शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आप महसूस करो कि आपके घर में जो वायरिंग होता है तो आप देखते हो कि जब आपका ये जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो जो गीजर का वायर आपने देखा है, जो इलेक्ट्रिक प्रेस में जो तार लगता है, या एयर कंडीशंस में जो तार लगता है, जैसे आपके घर में पहले से यदि कोई ऐसा वायरिंग फिट नहीं है और नॉर्मल फिटिंग है और आप अब एसी लगाना चाहते हो, तो जब एसी वाला आएगा तो आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं, एक अलग से आपको पावर का कनेक्शन देना पड़ेगा उस तार को। क्यों कहेगा? क्योंकि जो तार आपने लगा रखा है उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इमीडिएट हीटिंग इफेक्ट से आपको शॉर्ट सर्किट करा दे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा, और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कई बार तुमने देखा होगा, यदि गौर किया होगा, जो बड़े बड़े पोल्स के ऊपर ये तार का कनेक्शन होता है, जैसे आप यहाँ से इस पोल से इस पोल में यदि वायर कनेक्ट करना है और यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, तो जानते हो किस तरह से कनेक्ट किया होता है? ऐसे कनेक्ट किया होता है। कभी इसको गौर करना तो आपको पता लगेगा। ये लेंथ ब्रेक करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा, एप्लीकेशंस भी सीख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लाएं तो क्या है हमारा? एक ग्रीक लेटर रो यूज करते हैं, रो L by A. Rho is called specific resistance, but as per IUPAC convention it should be called resistivity. इसको बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। तो रो को कैसे डिफाइन करोगे कि रो इज इक्वल टू R when L is equal to 1 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यदि हम बात करेंगे वहाँ फिजिक्स में, आपको सर पढ़ाएंगे, मैडम पढ़ाएगी, तो यहाँ पर मीटर और मीटर स्क्वायर होगा। हम लोग क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है वो मीटर यदि रखते हैं तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, तो इसलिए केमिस्ट्री वाले हम लोग ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर
यदि इसको यूनिट सेंटीमीटर रखें, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उस कंडक्टर का, तो उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। सो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑन द सब्सटेंस, इस पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा अब सीखते हैं हम लोग कंडक्टेंस। ऑलरेडी जानते हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे चलेंगे। कंडक्टेंस, इसको सी से भी डिनोट कर सकते हो, कई बुक्स में जी भी डिनोट किया है। तो कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, वो जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। तो इसे हम लिखेंगे 1/r, और 1/r को क्या आप यूनिट देंगे, ओम इनवर्स, और बेटा इसको साइमन भी बोलते हैं, ओम इनवर्स को साइमन। सो इट इज द ईज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। अब रेसिस्टिविटी हमारा क्या था, यहाँ पर फिर देखो ये क्या था हमारा, R इज इक्वल टू रो L/A। तो रो यदि आप लेंगे तो क्या होगा बेटा, R इंटू A/L। इसका यूनिट क्या बन रहा है आपका, ये ओम हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर यूज कर सकते हैं। अब यदि हम कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रीक लेटर कप्पा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कप्पा। सो कप्पा इज 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो इसको कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये क्या होगा हमारा 1/r इंटू L/A। तो इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, 1/r, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या लिखेंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे भी डिपेंड करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी you can classify the substance into 3 categories: conductor, insulator and semiconductor। तो जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जैसे substances like metals and alloys having very high value of conductivity, for example यदि हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आप देखते हैं आयरन, ये सब का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कंडक्टर। एंड सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, रबर, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। एंड द सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, डॉप्ड सिलिकॉन, डॉप्ड जर्मेनियम, then the conductivity is in between conductor and insulator are called semiconductors. So we are mainly interested for conductivity, ionic conductance के लिए। So the conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic conductance or ionic conductance. Shall I repeat? The conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic conductance or ionic conductance. So what are the various factors that ionic conductance depends on? क्या क्या फैक्टर्स है जिस पर हमारा आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है? फर्स्ट तो है द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, the nature of the electrolyte added, आपने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डाला है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, क्या है वो, किसके आधार पर आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है और वीक है। अच्छा, मैं जो कल टेस्ट दिया था उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना तो शायद यदि आपको बोलते थे वहाँ क्लास में तो
कई सारे कहते थे आज तो मैं सर जग ही नहीं पाया, आज तो मेरे हेडेक हो रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते थे। लेकिन ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आपने सब ने पार्टिसिपेट किया। और देखो जो भी स्कोर आपके पास आया है बेटा, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये एक लर्निंग का मेजरमेंट है, और जो आपके लिए है तो लर्निंग मेजरमेंट है, तो हम किस पार्ट में वीक हैं, हम किस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाए, बस उसे आपको सुधारना है। किसी से कंपेयर नहीं करना है कि हमें तो कम मार्क्स आ गए, हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, हम तो एकदम बहुत ब्रिलियंट हैं और हम बहुत वीक हैं। नहीं, ये आपका मेजरमेंट है किसके लिए, एक डायरेक्शन दे रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं आया, तो अब इसका मतलब ये टॉपिक क्लियर नहीं है हमको, तो इसको हम फिर से कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू आपको, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया। और आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको चेक कर लीजिएगा और उसे करना है आपको। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड की बात मैं कर रहा था, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और हमने डेफिनेशन में देखा कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। तो यदि हमारा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस ही नहीं मिलेगा। जब वो एसिटिक एसिड होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, इट इज ओनली 5% डिसोसिएटेड, तो आपका 5% आयंस तो सोल्यूशन में आ रहा है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा कहां से होगी। तो इसलिए जो पहला फैक्टर है बेटा वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। यदि स्ट्रांग होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यदि वीक होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। सो क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट बेटा, द साइज ऑफ द एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन, साइज ऑफ द आयंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि वो आयंस क्या होगा कि जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉल्यूशंस ट्रेवल करते हैं, आयंस मूवमेंट करता है। तो यदि बहुत बल्कियर आयंस होगा तो उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, और जब मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा तो आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। यहाँ पर सॉल्वेशन की बात कर रहा है कि सॉल्यूट से उसका किस तरह का इंटरेक्शन है, क्या बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो गया है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तब भी उसके आयनिक मोबिलिटी में हिंड्रेंस आएगा और आपका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे NaCl का हम कंडक्टिविटी चेक करना चाहते हैं और वाटर के बजाय उसको हमने इथेनॉल में डाला है सॉल्वेंट में, तो क्या सॉल्वेंट में जाने पर वो आयनाइज्ड हो रहा है? यदि आयनाइज नहीं हो रहा है, आयंस ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? तो इसलिए बेटा ये सॉल्वेंट का जो है नेचर पे भी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। और क्या सॉल्यूशन बहुत विस्कस है? यदि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगा फिर आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हमारा विस्कस भी नहीं होना चाहिए। और पूछ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, हम देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस, जो करंट कैरिंग आयंस है, इंक्रीजेस देन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयंस ज्यादा होंगे और हमारा कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम डाइल्यूट करते जाएं तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो इसलिए एक फैक्टर आया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और एक फैक्टर बात कर रहा हूं बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कहता है कि इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्यों टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा? इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो इंक्रीज इन कंडक्टिविटी।
आप जानते हैं कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा आयंस का, और वेलोसिटी मूवमेंट बढ़ते हैं, मूवमेंट बढ़ने से हमारा जो आयनिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा आयनिक कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, तो ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है। एक बार मैं समराइज कर दूं, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट था हमारा, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा होगा क्योंकि उसका जो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा, वीक होगा तो 5%, 10% डिसोसिएट करते हैं तो कंडक्टिविटी कम होगी। साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यदि ऐसा है कि जो आयंस फर्निश्ड करने में हेल्प नहीं करता तो फिर कंडक्टिविटी कम होगी। यदि सॉल्यूशन विस्कस हुआ तो कंडक्टिविटी कम होगी। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का होगा, आयंस उतने ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और टेम्परेचर से हमने देखा कि यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब एक फैक्टर देखो कि जब हम कहते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस जब हम पास करते हैं डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशंस ओवर ए पीरियड कैन लीड टू ए चेंज इन इट्स composition due to इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, जो हम लोग कल पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि मतलब कि यदि आप डीसी करंट देंगे तो उसके कंपोजिशन चेंज होने का खतरा बना रहेगा, कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो जिस पे आप स्टडी करने वाले हैं, जिस सॉल्यूशंस के बारे में, वो सॉल्यूशंस ही आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरा बन रहा है। यदि आप कोई डायरेक्ट करंट बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक देते हैं तब। दूसरा टाइप होता है बेटा, जिस पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस। क्योंकि इसे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें आयनिक कंडक्टेंस से ही मतलब है ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। आप देखते हो कि कोई मेटल आपका बहुत अच्छा कंडक्टर है और कोई मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, इस पे भी डिपेंड करता है आपका कंडक्टिविटी। द डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर से ये उल्टा हो जाता है, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों ऐसा होता है कि जो थर्मल वाइब्रेशन होता है, उस थर्मल वाइब्रेशन के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वाइब्रेशन होगा, थर्मल वाइब्रेशन होगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कहीं ना कहीं वो रुकावट डालना शुरू कर देगा। तो इसलिए जब तभी आप देखते थे कि जो सुपर कंडक्टर की बात पहले कर रहे थे, सो 0 to 4 केल्विन या उस तरह से काफी कम टेम्परेचर पर अचीव करते थे। इसका मतलब कि जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है लो टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नाउ मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस यदि आप मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे? तो जब भी आप इस तरह का मेजर करने के लिए जाएंगे तो दो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, दो डिफिकल्टी आएगा। फर्स्ट, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया कि यदि आप डीसी करंट देंगे तो आपके कंपोजिशन को बदल देगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू करेगा। सेकेंडली, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस हम लोग किससे निकालते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चे फिजिक्स के लैब में आपने देखा होगा कि वहां पर एक जो मेटेलिक वायर होता है उसको हम लगाते हैं, वहां पर कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे? तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि फर्स्ट प्रॉब्लम था डीसी का, कि यदि हम डायरेक्ट करंट देते हैं तो हमारा कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। और सेकेंडली, ए सोल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज। आप सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे? तो इससे बचने के लिए पहला जो आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं वो हम एसी सोर्स ले लेते हैं, तो डीसी का प्रॉब्लम खत्म, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, अल्टरनेटिंग करंट यूज कर लेंगे। और जो दूसरा प्रॉब्लम है उसके लिए क्या करते हैं कि एक स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल ले लेते हैं।
तो कंडक्टिविटी सेल जो लेते हैं तो उसका सेल कांस्टेंट पता करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा सेल कांस्टेंट होता क्या है, जैसे यहां पर देखो R = ρ L/A, इसी टर्म को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो क्या L को मेजर कर लें और A को मेजर कर लें तो किसी का सेल कांस्टेंट मेजर हो जाएगा। कह रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, अनरिलायबल है। तो जैसे आपने वो लैब में देखा होगा कि हमारा फ्लास्क, हमारा ब्यूरेट वो मेजर करके लिखा हुआ रहता है कि हमारा कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से सारा मेंशन किया हुआ रहता है। तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है कि कोई भी सोल्यूशन हमने डाला और उस सोल्यूशन का, तो ठीक बेटा इसी तरह से कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट के लिए क्या करते हैं कि हम एक KCl सोल्यूशन लेते हैं और KCl सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर एक फिक्स टेम्परेचर पर मेजर कर लेते हैं। एंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। क्या करते हैं उसके लिए कि हम L और A को कैलकुलेट नहीं करते, मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं L और A को कैलकुलेट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि एक KCl सोल्यूशन लेते हैं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, उसका वेरियस कंसंट्रेशन चेंज करके एक फिक्स टेम्परेचर पर हम कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं और कंडक्टिविटी मेजर करने के बाद उस कंसंट्रेशन का रेजिस्टेंस पता करते हैं, तो हम सेल कांस्टेंट निकाल देते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो निकल जाएगा कैसे, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। Cell constant is equal to conductivity into resistance. तो इसका यूनिट भी आ जाएगा, क्या यूनिट आ जाएगा, यहां से सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी हम उसको अब क्या करेंगे वहां पर कि एक, जैसे आपको फ्लास्क पे लिखा रहता है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो मेजर करके लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह से उसका L/A उस कंडक्टिविटी सेल का मेजर होगा और वहां हम जहां पर निकालना है रेजिस्टेंस उस कंडक्टिविटी सेल को मेजर कर देते हैं। तो उस वायर की जगह हम उसको मेजर करते हैं। अब आपने फिजिक्स लैब में व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को मेजर करने के लिए तो दो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं और एक हमारा कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है। तो उसको हम लोग निकालते हैं, तो बना के देखें जरा सा। ये एक एसी सोर्स है जो ओ से जिसको रिप्रेजेंट किया है
ये AC पावर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 500 टू 5000 साइकिल पर सेकंड चलता है। और ये जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इसको बोलते हैं नल पॉइंट डिटेक्टर। और नल पॉइंट डिटेक्टर जो एक हमारा हेडफोन से जुड़ा होता है और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा होता है, जो बताता है कि वहां पर जब जीरो करंट है तो ब्रिज बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते। R1 है, यहाँ पर R1 है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 बाय R3। तो इस तरह से यदि हमें ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कंडक्टिविटी सेल से जुड़ा हुआ है। तो आप करोगे प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसको हम रोटेट करते हैं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए, तो इसलिए इसको नल पॉइंट डिटेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग अब एक बार जब आपको कंडक्टिविटी पता लग जाए तो हम लोग फिर उससे एक मोर रिलायबल टर्म यूज करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो the conductivity of solutions of different in the same solvent at a temperature differs. Why? Due to charge and the size of the ions in which they dissociate. The concentration of ions or is which ions move under potential gradient. तो यहाँ पर ये डिफर जो कर रहा है, इसलिए एक मोर रिलायबल टर्म लिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस क्या आता है, जो आपका कंडक्टिविटी है और कंडक्टिविटी में वहां पर फिक्स नहीं है आपका, लेकिन वहां पर कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा जो सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी 1m होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब हम उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडक्टिविटी को जब निकालते हैं तो उसको मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा रिलायबल टर्म हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m से कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है क्या है, कप्पा बाय C। C यहाँ पर यदि है मोल मीटर क्यूब में, और इसको हम मोल पर लीटर में बनाना चाहें तो इसको मोलरिटी ले लो तो आएगा आपका कप्पा इंटू 1000 बाय मोल पर लीटर। अब इसका यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये है क्या, ये मोलरिटी है आपका, तो यहाँ पर आप मोलरिटी भी लिख सकते हैं। इसी को यदि कोई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर दे तो हम क्या लिखेंगे, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। तो ये क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो यहां से मोलर कंडक्टिविटी इस फॉर्मूला को यूज करके निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो conductivity always decreases with decrease in concentration. Why? Because the number of current carrying ions
per unit volume decreases. So the conductivity of a solution decreases with decrease in concentration. तो conductivity जो हमारा है वो डिक्रीज होता है जब आप कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही कम हो जाएंगे. क्यों कम होंगे? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होगा तो जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो भी कम हो जाएगा, तो हमारी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. ये कैसे हो गया? मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रहा है? तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऐसे हो रहा है कि यदि आप देखें तो यदि आपका ये एरिया और लेंथ यदि यूनिट हो जाए तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ तो आपका यूनिट ही है. तो बेटा लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी हो जाता है. आप देखो कि ये तो डिक्रीज हो रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी में ये कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रहा है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, लेकिन वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है. तो विच वन मोर देन कंपेंसेट विद डिक्रीज इन कंडक्टिविटी. तो आपका वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये घटे हुए कप्पा को कंपेंसेट कर देता है और मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है. तो इसलिए दोनों ही केस में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा? कम होगा. इस पे क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. यदि हम एक प्लॉट करें और आपको समझाएं इस चीज को, यहां पर कंसंट्रेशन है और ये मोलर कंडक्टिविटी. ये कंसंट्रेशन कम हो रहा है, अप्रोचेज 0. तो यदि इस प्लॉट को एक देखो, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम यहां पे ला सकते हैं. लेकिन जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और आप देखेंगे कि इस जगह आकर के ये एसिटिक एसिड है जो ओनली 5% डिसोसिएट होता है. तो इस केस में देख रहे हो कि आप इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते आप. ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता जा रहा है. तो इस कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि अब आप फर्दर डाइल्यूट करेंगे तो कोई भी हमारा मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाला. तो इसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लेमडा नॉट एम से डिनोट करेंगे. और इसके लिए एक इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे दिया साइंटिस्ट, इसको बोलते हैं बेटा डी बाय हकल ऑन-सागर इक्वेशन. डी बाय हकल ऑन-सागर इक्वेशन ये होता क्या है? लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम इंफिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी. ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है बेटा,
आप कह सकते हो यहाँ पर ये y का काम कर रहा है आपका, ये आपका c है, इंटरसेप्ट है, ये आपका m होगा और ये x है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन c। जैसे इस कॉन्सेंट्रेशन पर यदि हम निकालेंगे तो ये मोलर कंडक्टिविटी आएगा। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और C हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C है। जैसे किसी भी जगह हम आपको इस कंसंट्रेशन पर निकालना है तो निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, जो इंटरसेप्ट आपका बन रहा है इसका। और A इज ए कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड C इज द concentration of the electrolyte। अब यहां पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बेटा चार्ज के ऊपर इसको, जैसे देखो NaCl आपका +1 -1 मतलब चार्ज 1 कैटायन 1 एनायन, तो इसको कैटेगरी करते हैं बेटा 1-1 इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम रख देते हैं इनका, 1-1 इलेक्ट्रोलाइट। जैसे MgCl2, इस पर चार्ज कितना है 2+, इस पर चार्ज कितना है 1, 2-1 इलेक्ट्रोलाइट। जैसे MgSO4, इसको बोलेंगे 2-2 इलेक्ट्रोलाइट, 2+, 2-। तो इस तरह से इस पे भी A का वैल्यू डिपेंड करता है। तो A जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं बेटा, चार्ज इसके ऊपर देखो 1 था और यहाँ 1, तो 1-1 इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर 2 था और यहाँ पर चार्ज 1 है तो 2-1 इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ 2+, 2-, 2-2 इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन C अप्रोचेस टू 0 देन लैम्डा C बिकम्स लैम्डा इंफिनिटी। जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो इसके इक्वल हो जाएगा कब, व्हेन कंसंट्रेशन C अप्रोचेस टू 0। जैसे ही हमारा जो C है ये अप्रोचेस टू 0 होगा तो लैम्डा MC इज इक्वल टू लैम्डा M इंफिनिटी। C मींस एनी कंसंट्रेशन और 0 EM मींस इनफिनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। टॉपिक देखते हैं, कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये क्लियर हो गया होगा लगता है मुझे, ठीक है। Independent migration of ions. Migration of ions. कोहलास ने एक क्या एग्जामिन किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि जैसे NaX और KX, यदि हम X बदलते रहें तो देखते हैं कि वो जो डिफरेंस है K और Na+ का बीच वो हमेशा फिक्स आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या था, लैम्डा M KCl माइनस लैम्डा M NaCl। क्या मतलब इसका कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक इसी तरह से लैम्डा नॉट M KBr लैम्डा नॉट M NaBr और लैम्डा नॉट M Ki माइनस लैम्डा नॉट M NaI। तो देखो
यहाँ पर Cl और Cl यदि सेम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लैम्डा नॉट m k प्लस लैम्डा नॉट m Na माइनस, यहाँ भी k प्लस फिर Na माइनस, यहाँ भी ये। तो इसका ये जो वैल्यू आ रहा है वो सेम वैल्यू आ रहा है 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका मतलब कि रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है आयंस का वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। यदि चेंज होता कि मान लो Cl यहाँ कुछ और कंट्रीब्यूट करता, यहाँ पर कुछ और, तो ये और इसका डिफरेंस ये सेम नहीं आता। ठीक इसी तरह से Br का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कुछ और होता और इस जगह Na के साथ कुछ और होता, तो ये सेम नहीं आता। तो इस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इनके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसे बोलते हैं कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। So this law defines that the limiting molar conductivity, limiting मतलब molar conductivity at infinite dilution, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of cations and anions of the electrolyte. I am repeating again what is Kohl's law of independent migration of ions. This is limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anions and cations of the electrolyte. For example, यदि हमको lambda naught m NaCl का निकालना है तो Na प्लस lambda naught m Cl। ये देखिए जो बिग लैम्डा है बेटा उसको कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल लैम्डा का प्रेजेंटेशन है वो आयंस के लिए है। तो देखो कह रहा है कि इसका जो NaCl है इनके कंट्रीब्यूटिंग कैटायंस और एनायंस क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, तो इनका और इसका जो सम होगा यही इसका होगा। तो इस तरह से जैसे Na प्लस का 50.1 है और Cl माइनस का 76.3 है, तो 0.4 ये जो आया ये NaCl का है। इसका मतलब हर हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na प्लस का हर हमेशा चाहे कोई भी हो, Na2SO4 हो, NaBr हो, NaI हो, Na का तो फिक्स ही हो गया, फिर Cl का कोई भी किसके साथ हो, KCl के साथ हो, NaCl के साथ हो, फिक्स होगा। तो ये कहता है हमारा इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इस पे क्वेश्चन जब आता है निकालने के लिए तो देखो कहां पर थोड़ा सा आयंस को ब्रेक करना आपको आना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन जनरल एक ब्रेक का रूल बताते हैं आपको। फिर जैसे आया आपका लैम्डा नॉट m AXBY, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको तोड़ना है हमको, ब्रेक करना है, तो हम लेंगे बेटा x लैम्डा नॉट m AY प्लस। तो जो ये आपका x ये यहाँ लिखना है, यहाँ पर आएगा y लैम्डा नॉट m B x। इस तरह से आप तोड़ेंगे, कभी गलती नहीं होगी। जैसे हमको कोई बोला कि MgCl2 का निकालो, तो हमें वैल्यू देंगे वो Mg2 प्लस और Cl कुछ भी नहीं करना हमको। तो हमने लिखा लैम्डा नॉट m Mg2 प्लस प्लस ये जो 2 है इसे पीछे कर दीजिए, क्योंकि 2 क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से Mg2 प्लस का वैल्यू हमारा है 106 और Cl का अभी हम लोगों ने देखा था कितना था 76.3, तो 2 इंटू 76.3 दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। SO4 और मैं वैल्यू दे रहा हूं आपको लैम्डा नॉट m Na प्लस, ये था हमारा 50.1 था, ये
50.1 और लैम्डा नॉट m SO4 2 माइनस का है वैल्यू 160। देखिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। बस आपको क्या करना है बेटा, कर लिया होगा आपने सॉल्व तो 2mNA प्लस और प्लस लैम्डा नॉट m SO4 2 माइनस, यहाँ पर इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, SO4 दोनों ऐड करके साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो इसका यूनिट है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर पाते, इसलिए इस तरह से नहीं कर पाएंगे। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब उसने ग्राफ देखा था आपने, एक्सटेंड करके हम वाई एक्सिस पर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए उसको रूल को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा होता क्यों है? कहता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओनली 5% डिसोसिएट होता है, इसीलिए इसका Ka का वैल्यू 1.8 10⁻⁵ होता है। सो यदि आप जाएंगे, यदि इसका निकालने के लिए, तो क्या होगा कि जब देखते हैं कि जब बहुत लो कंसंट्रेशन पर जाता है, जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, तब अल्फा 1 के पास जाता है, तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आसपास पहुंचता है। लेकिन एट दिस पॉइंट वी कांट कैलकुलेट कंडक्टिविटी। अब आप कंडक्टिविटी किस डिवाइस से करोगे? क्योंकि कंडक्टिविटी आपने पढ़ा कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो कंडक्टिविटी ही कम हो जाएगा, तो आप फिर उसकी मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस कोहलास लॉ को अप्लाई करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमें आया कि एसिटिक एसिड का निकालिए, इसको बुक में बेटा AC लिखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एसीटेट, इसको ACH बोल सकते हैं, है ना, एसीटेट AC। तो एसिटिक एसिड है, इसको आपने ब्रेक किया कैसे, लैम्डा नॉट m CH3 COO माइनस लैम्डा नॉट m H+। लेकिन आपके पास ये वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू आपको दे दिया है सोडियम एसीटेट का, HCl का, NaCl का, तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। और आप देखेंगे कि जो डाटा हमको गिवन है, वो डाटा तो दे दिया हमको NaCl का, HCl का और सोडियम एसीटेट का, तो ये डाटा जो दे दिया, तो इस डाटा का हम करें क्या, तो उस डाटा के फॉर्म में लाइए आप। तो देखिए कैसे लाएंगे आप, लैम्डा नॉट m CH3 COO माइनस लैम्डा नॉट m Na+। कहोगे सर प्लस क्यों कर दिया आपने, तो उसी को माइनस भी कर लेते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हमने इसको माइनस भी कर दिया, तो 0 ही तो है आपका। फिर इसको ले बेटा, लैम्डा नॉट m H+ प्लस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, ये लो प्लस कर दिया, फिर माइनस भी कर लें। आप ये दोनों मिलाकर देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन चुका आपका। तो क्या लिखेंगे आप, लैम्डा नॉट m CH3 COO Na, देख रहे हैं। अब ये दोनों मिल जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो लैम्डा नॉट m HCl, और यहां माइनस कॉमन ले लो बेटा इन दोनों मिला करके, तो ये क्या हो जाएगा, Na+ Cl माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, ये। तो इसीलिए आपको उन्होंने क्या डाटा दिया था, सोडियम एसीटेट का, HCl का, NaCl का, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू निकल जाएगा किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक इसी तरह से आप ट्राई मारेंगे, लैम्डा नॉट m NH4OH, या आपको कहेगा सजेस्ट वे टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कैसे वाटर का निकालेंगे, तो वाटर का निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप जानते हो, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर।
तो एसिड प्लस बेस में से माइनस सॉल्ट कर लें, वाटर बचा रह जाए तो निकल जाएगा। आपने जो एसिड लिया, जो बेस लिया, जैसे NaOH लिया, HCl लिया, NaCl को माइनस कर लो, वाटर कहाँ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा आप इसका एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो एक आपने सीखा कि जो कैलकुलेटिंग ऑफ लैम्डा नॉट m फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, हम पॉलास लॉ का एप्लीकेशंस करते हैं। दूसरा एप्लीकेशंस हम कैलकुलेट करने में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि हमारा वो इलेक्ट्रोलाइट कितना % डिसोसिएट हुआ है, तो आपको कंडक्टिविटी से मेजर हो जाएगा। तो आप यदि कंडक्टिविटी से उसको मेजर करेंगे तो अल्फा निकल जाएगा, और जब अल्फा निकल जाएगा तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो इट इज लैम्डा mc बाय लैम्डा m इंफिनिटी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है। तो ये वैल्यू से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। और स्ट्रॉन्ग के लिए जाके अल्फा 1 बनेगा, क्योंकि ये इसको अप्रोच कर जाता है। लेकिन इस केस में आपका इस तरह से निकालेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हम डिसोसिएशन कांस्टेंट जो निकालते हैं K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा करिए, और C यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी में दिया हुआ है, और इसको हम निकाल सकते हैं। यदि टाइम परमिट करता है तो मैं एक न्यूमेरिकल्स देखता हूँ। द कंडक्टिविटी ऑफ ए मोलरिटी दिया हुआ है इसका 0.001028 m एसिटिक एसिड इज, कंडक्टिविटी इसका दिया हुआ है कप्पा 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter square per mole. Calculate its dissociation constant. Calculate its dissociation constant K if lambda naught m for acetic acid, ये बेटा ये इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फार्मूला से पहले लैम्डा m निकालना पड़ेगा। लैम्डा m का फार्मूला क्या था, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। कप्पा हमारा दिया हुआ बेटा 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 2000 बाय 0.001028, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू हमारा आ रहा है 48.1। आप अल्फा निकालेंगे लैम्डा m बाय लैम्डा m इंफिनिटी, सो 48.155 बाय 390.5, ये अल्फा आ गया। अल्फा हमारा है 0.1233। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देंगे C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। C आपको ये लेना है बेटा, अल्फा ये लेना है, 1 माइनस अल्फा करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। तो C हमारा है हो गया 0.001028 इंटू 0.1233 1 माइनस 0.1233 यानी 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5।
और जब भी आपका -3 से कम आता है तो आपको सोचना है कि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बहुत कम है और हम इसको वीक के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने फिनिश किया है। एक बार पूरा होल समराइज कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कि क्या क्या आपने पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या था, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा वो एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के हेल्प से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता था, मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था नर्स्ट इक्वेशन, कि किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर उनका क्या डिपेंडेंस है, स्टैंडर्ड से कैसे डिफर होते हैं वो देखा था। और इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा फेनोमेना है, क्या है, और उसमें फर्स्ट लॉ फेराडे, सेकंड लॉ फेराडे, जो क्या था कि फर्स्ट लॉ फेराडे था हमारा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at either electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. Second law था कि if two or more electrolytic cells are connected in series, means the same quantity of electricity is passed through the electrolytic cell, then the amount of substance is deposited is directly proportional to their equivalent weight. Equivalent weight से directly proportional था। कल के क्लास में हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बहुत सारे फैक्टर्स था, आपने देखा था कि क्या इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा या रिएक्टिव होगा या प्लैटिनम होगा या कॉपर और सिल्वर का होगा। आपने देखा था कि यदि कंपटीशन होता है तो ई नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कैथोड पर मैंने सिखाया था कि जिसका वैल्यू ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा दे गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, एनोड पर जिसका लोअर पोटेंशियल होगा दे गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। लेकिन समटाइम्स कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं तो ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारा चीज हमने सीखा और आज हमने इस चैप्टर को खत्म किया है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन्स। थैंक यू।